हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 2 अप्रैल 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में है, विभिन्न वेबसाइटों से लिए गए हैं। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फोकस किया जा रहा है आरओ परीक्षा। ठीक है, आरओ परीक्षा पर विशेष फोकस है। साथ ही साथ यूपी पीसीएस, बीपीएससी अन्य परीक्षाओं के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो रामबाण है। और आप मान के चलिए कि डेली न्यूज़पेपर के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं वो इस वीडियो में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जो यहाँ मिलेगा वो हर जगह मिलेगा, जो यहाँ नहीं मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कल आपसे एक बात पूछी थी कमेंट बॉक्स में कि आप लोग कमेंट में अपना विचार रखिएगा कि जो रिवीजन है आरओ के लिए, हम लोग रिवीजन अभी से स्टार्ट करें। एग्जाम के 1 महीने पहले से स्टार्ट करने के बजाय हम लोग पहले से साथ साथ रिवाइज करते चले। आप पढ़ रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन साथ साथ में कुछ छोटे छोटे कैप्सूल के माध्यम से आपकी रिवीजन भी होता रहे। तो मैंने कल आप लोगों से पूछा था, बहुत से लोगों ने कमेंट किया और कमेंट में ज्यादातर लोगों का कमेंट ये था कि सर जैसे यूपी पीसीएस के पहले कोई रिवीजन सीरीज चली थी, उसी सीरीज में मिसलेनियस टाइप के जो कंटेंट होते हैं उनको एज अ रिवीजन सीरीज के तौर पर ही लॉन्च किया जाए, पढ़ाया जाए उसी तरीके से। तो मैंने प्रयास किया है। आज हम लोग यहाँ पर कुछ चर्चा करेंगे, लास्ट में देखेंगे आप लोगों के लिए सरप्राइज है लास्ट में। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो डेली हम लोग करते हैं, आपको बताते हैं, जानकारी होती है। यहाँ से देखा जाए तो आरओ ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज घटना चक्र के द्वारा संचालित की जा रही है। यहाँ पर 50 सेट्स की अनूठी श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। और ये इसको अगर जो आप परचेज करना चाहते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो 50 सेट्स के माध्यम से आपको 2500 प्रश्नों की ऑनलाइन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ये 2500 प्रश्नों की ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये प्रश्न कैसे होंगे, यहाँ पर देखा जाए तो जीएस और प्लस हिंदी। ठीक है, जीएस और प्लस हिंदी। जैसे 200 प्रश्न होते हैं ना, 200 प्रश्न, उस 200 प्रश्नों को हम लोगों ने तोड़ दिया है 4 भागों में, 1/4 कर दिया है। और हर सेट में 50 प्रश्न रखे हैं। हर सेट में 50 प्रश्न है। ठीक है, 50 प्रश्न है। 40 मिनट का आपके पास समय होगा। 40 मिनट का समय होगा और इस 40 मिनट के समय में आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो जीएस के अंतर्गत हम लोगों ने सब कुछ एज इट इज, जैसा आरओ का पैटर्न है वैसे ही करंट अफेयर के सवाल भी है, रीजनिंग के सवाल भी है, फिर उसके बाद में इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, सबके सवाल इसमें समाहित है। 15 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 35 क्वेश्चन जीएस के हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा के लिए बहु उपयोगी है। यहाँ पर देखा जाए तो मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। यहाँ पर हर प्रकार के क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। बहुत ही चुनिंदा और बहुत खोजबीन करके यहाँ पर प्रश्नों को बनाया गया है, प्रामाणिकता के साथ प्रश्नों को बनाया गया है। तो आप लोग चाहे तो आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये मात्र आपको 299 में मिल रहा है। ठीक है, 299 में मिल रहा है। अगर आपके पास कॉइन है, कॉइन यूज करते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और जिन्होंने नवे धारा बैच ज्वाइन कर रखी है, नवे धारा बैच में मैंने बता दिया था पहले कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनको 50% इस पे ऑफ भी मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो करंट अफेयर की हमारी क्लास चल रही है, इसके लिए भी एक सूचना है। सूचना ये है कि आप लोग को जो डेली क्लास पीडीएफ, पीपीटी, टेस्ट सीरीज इत्यादि प्राप्त होती है, उनको अवेल करने के लिए आपको अपना जो कोर्स है उसको अपडेट करना होगा। अपडेट करना होगा कैसे, जो अप्रैल महीने का पैकेज है उस अप्रैल महीने के पैकेज को आपको ज्वाइन करना होगा। उसके बाद से आपको फिर से वापस से डेली क्लास, फिर प्रतिदिन जो डस्ट एमसीक्यू टेस्ट होते हैं वो मिलता रहेगा। फिर उसके बाद में चित्रात्मक पीपीटी, पीडीएफ, प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश में प्रिंटेबल पीडीएफ, महीने के अंत में एक फुल लेंथ टेस्ट और महीने के अंत में जो संपूर्ण पीडीएफ है वो भी आपको प्राप्त होती रहेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो डिस्कशन और डाउट के लिए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, सेपरेट ग्रुप बना हुआ है। वहां पर आपको कम्युनिटी में जब आप पैकेज ज्वाइन करेंगे तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिएगा, आपको वहां पे जोड़ दिया जाएगा, जिससे आप पीडीएफ रेगुलर डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी सूचना ये है कि जो पीडीएफ मंथली कंपाइलेशन था मार्च महीने का, वो आपको 4 तारीख के पहले पहले टेस्ट और पीडीएफ दोनों प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा था ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। अभी क्या है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजों की चेकिंग चल रही है ताकि कोई फैक्चुअल एरर ना हो, फैक्चुअल मिस्टेक ना हो। ठीक है, इसी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। और डिले होने का कारण सिर्फ इतना ही है कि प्रामाणिकता के साथ सारी चीजें आपके समक्ष प्रस्तुत की जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर पर। यहाँ पर चर्चा करें, पहला जो दिवस है, दिवस की चर्चा करेंगे। 2 तारीख को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ठीक है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है 2 तारीख का दिन, 2 अप्रैल का दिन। यहां पर देखा जाए तो 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 2007 में घोषित किया गया था। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। जो 2 अप्रैल का दिन है इसको वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, आगे हम चर्चा करें। वर्ष 2025 का जो दिवस है, वर्ल्ड ऑटिज्म डे है, इसका थीम क्या है? एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये इसका थीम है। थीम जरूर याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2025 का थीम क्या था। परीक्षा में डायरेक्टली पूछ ले या कथन में पूछ ले, जब 2 कथन वाले सवाल पूछ ले, 2 कथन, तो वहां पर एक में तो आपको डेट पूछ लेगा कि 2 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा कथन दे देगा एडवांस न्यूरो डाइवर्सिटी एंड द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स
वर्ष 2025 के लिए विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस का थीम था। उपरोक्त में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। 2 तारीख को मनाया जाता है, 2 अप्रैल को, और इसका थीम देखे रहिए। ठीक है, अगली खबर क्या है? संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है। 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी संचारी रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत कालाजार समेत कई दूसरे जो संचारी कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं उनके बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ही इस अभियान को लॉन्च किया गया है। यहां पर देखा जाए स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इस अभियान को शुरू किया गया। जो स्वास्थ्य विभाग है उसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग इस जो अभियान है उसको संचालित कर रहा है। ठीक है, ये जाने रहिएगा कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये अभियान संचालित किया जा रहा है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इस अभियान को संचालित किया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे देखें। इस अभियान के दौरान संचारी रोग जैसे कालाजार, डेंगू, मलेरिया, दिमागी बुखार, टीबी, कुष्ठ, फाइलेरिया के मरीजों को आइडेंटिफाई करने पर जोर रहेगा। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो बेसिकली आप जाने रहिए कि संचारी रोग कौन कौन से हैं, उनको भी जाने रहिए। कालाजार, डेंगू, मलेरिया, दिमागी बुखार, टीबी, कुष्ठ, फाइलेरिया ये ऐसे हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज है। आगे देखा जाए, इस अभियान के तहत 10 से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा जिसमें आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर जागरूक करेंगे। ठीक है, यहां पर देखा जाए 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में दस्तक अभियान भी संचालित किया जाएगा इसी अभियान के तहत। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान कब स्टार्ट किया गया? 1 अप्रैल को स्टार्ट किया गया है। कब तक चलेगा? 30 अप्रैल तक चलेगा, 1 महीने का अभियान है। आगे देखें, नक्सलवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 6 हो गई है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो गृह मंत्रालय के द्वारा यह सूचित किया गया है कि जो नक्सलवाद से प्रभावित जिले थे उनकी संख्या घटकर कितनी हो गई है? अब 6 हो गई है 31 मार्च 2026 तक। कब तक देखा जाए तो लक्ष्य है कि 31 मार्च 2026। ठीक है, पेन दिख रहा है? उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा। 31 मार्च 2026 तक भारत सरकार के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि जो नक्सलवाद उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। तो यहां पर देखा जाए संख्या घट के कितनी हो गई है? जो अति प्रभावित जिले उनकी संख्या हो गई है 6। चर्चा कर ले, भारत में वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद के से अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 रह गई है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इसकी इंपॉर्टेंट समझिए आप। इंपॉर्टेंट इसलिए समझिए, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस 2024, ठीक है, जो प्री एग्जाम हुआ था वहां पर देखा जाए तो नक्सलवाद से संबंधित करंट अफेयर का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो नक्सलवाद, अब देखिए भारत सरकार के द्वारा टारगेट भी रखा गया है कि हम 2026 तक 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से भारत में खत्म कर देंगे। तो जो लक्ष्य निर्धारित होता है उस लक्ष्य के दृष्टिकोण से जैसे जैसे हम लक्ष्य के करीब बढ़ते हैं तो उससे संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वहां से पूछ सकता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखें, 1 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के अति प्रभावित जिलों की संख्या की जानकारी दी। ठीक है, कब जानकारी दी? 1 अप्रैल को जानकारी दी। और यहां पर देखा जाए 6 जिलों में छत्तीसगढ़ के 4 जिले सम्मिलित, जो 6 जिले हैं, जो 6 अति प्रभावित जिले हैं नक्सलवाद से, उनमें 4 जो है वो छत्तीसगढ़ के हैं। इनमें बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये आप अक्सर चर्चा में रहते हैं। इन चारों डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप जाने रहिए। 4 जिले कहां पर है? ये है छत्तीसगढ़ के। ठीक है, और वहीं पर झारखंड का 1 जिला पश्चिमी सिंहभूमि और महाराष्ट्र का 1 जिला गढ़चिरौली, और यही गढ़चिरौली जो था, ठीक है, इसी से यूपी पीसीएस 2024 प्री में सवाल पूछा था। यहीं से सवाल आया था, गढ़चिरौली से। गढ़चिरौली में एक अभियान चलाया गया था नक्सलवाद के खिलाफ, उसी अभियान से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो ये जाने रहिए, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद को अति प्रभावित जिलों को विशेष केंद्रीय सहायता के तहत 30 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है। जो अति प्रभावित जिले हैं नक्सलवाद से प्रभावित, वहां पर जो लोग हैं उन लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से अगर जो देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा 30 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रदान किया जाता है। यहां पर देखा जाए भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद की जड़ों को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया, यानी कि भारत से उन्मूलन कर दिया जाएगा नक्सलवाद का। इसका लक्ष्य कब निर्धारित किया गया? 31 मार्च 2026। ये डेट जरूर याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली खबर देखें। सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू हो गई है 1 अप्रैल से। देखा जाए तो 1 अप्रैल जो नया वित्त वर्ष था, नया वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई, और उसके साथ ही जो यूपीएस है, ठीक है, यूपीएस लागू हो गया है। तो यहां पर चर्चा करें, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो लागू हो गई है 1 अप्रैल से। भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस लागू हो गई है। ठीक है, यहां पर देखा जाए पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण
इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। यहां पर ये जरूर याद रखिएगा कि जो एकीकृत पेंशन योजना है इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, इसके लिए नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य करेगी पेंशन फंड और विनियामक विकास प्राधिकरण। ठीक है, नोडल एजेंसी है, परीक्षा में आपसे कथन कारण में पूछ सकता है। चलिए आगे देखें, इस योजना से लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जो ये योजना है इससे लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। और यहां पर चर्चा करें तो यूपीएस रिटायर्ड होने से पहले पिछले 12 महीने में मिले औसत मूल वेतन का 50% प्रदान करता है। जो यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसके तहत क्या होगा कि आप जब रिटायर हो रहे हैं, 60 साल की उम्र पे आप रिटायर हो रहे हैं, उसके पहले 12 महीने में आपकी जितनी सैलरी रही होगी उस सैलरी का 50% हिस्सा आपको पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। यही प्रावधान किया गया इसमें। ठीक है, बशर्ते कर्मचारी ने न्यूनतम जो 25 वर्ष की सेवा है उसको पूरी कर रखी हो, यानी कि 25 साल की जो सेवा है न्यूनतम उसको पूरी कर रखी हो, ये जरूरी है। ये योजना कम से कम 10 सालों की सर्विस पूरी होने पर लोगों के प्रति माह 10,000 रुपए का न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देता है। जो यूपीएस है इसके तहत क्या होगा, देखिए मैं आपको सिंपली समझाता हूं। 1 तारीख से यूपीएस हो गया है लागू। ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो गया है। इसके साथ होगा क्या कि 23 लाख कर्मचारी जो है वो लाभान्वित होंगे। और लाभान्वित कैसे होंगे, जैसे कोई व्यक्ति है, अब वो रिटायर हो रहा है 60 साल की उम्र में, तो पिछले 12 महीने में जब वो रिटायर हो रहा है, जिस दिन वो रिटायर हुआ उसके पिछले 12 महीने में जितनी उसकी सैलरी थी उस सैलरी का 50% हिस्सा उस व्यक्ति को पेंशन के रूप में प्रदान किया जाता रहेगा। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि उसने 25 साल की सर्विस पूरी कर रखी हो। 25 साल की सर्विस अगर उस व्यक्ति ने पूरी कर रखी है तब ये क्राइटेरिया लागू होता है कि पिछले 12 महीने का जो 50% है वो उसको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अगर 25 साल नहीं पूरी कर रखी है तो न्यूनतम 10 साल तो उसको पूरा ही करना होगा। सर्विस का न्यूनतम 10 साल, 60 साल की उम्र में रिटायर हो, मतलब मान के चलिए कि वो 50 साल की उम्र में उसको अगर जो नौकरी लग रही है तो ही वो हकदार होगा। ठीक है, अगर कोई 51 साल की, 52 साल की उम्र में नौकरी लग रही है और फिर वो 60 साल में रिटायर हो रहा है तो किसी पेंशन का वो हकदार नहीं है। ये पॉइंट जारी रहिएगा। अगली खबर देखें, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ, यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ये चीज जाने रहिएगा, आपके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन कमेटी, ठीक है, यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर ही आरबीआई की स्थापना की गई थी। यहां पर पॉइंट पर चर्चा कर लें। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ मनाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्थापना दिवस समारोह की मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुई थी। ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखें, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत हुआ था। यानी कि 1934 में जो आरबीआई एक्ट आया था उसी आरबीआई एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये रिकमेंडेशन किसने दिया था, मैंने आपको बता दिया, यंग हिल्टन कमेटी, यंग हिल्टन कमेटी, इसी ने सुझाव दिया था। यंग हिल्टन कमेटी ने ही इसी के सुझाव पर जो आरबीआई एक्ट था 1934 में आया था और फाइनली 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। शुरू में रिजर्व बैंक को केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में, शुरू में जब देखा जाए, जब इसकी स्थापना हुई थी तो स्टार्टिंग में इसका जो केंद्रीय कार्यालय था वो कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। 1937 में देखा जाए तो जो केंद्रीय कार्यालय था आरबीआई का उसको शिफ्ट कर दिया गया कोलकाता से मुंबई में। ठीक है, चलो आगे देखें। संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा गवर्नर है। आपको इनका क्रम बताना, जो संजय मल्होत्रा है ये किस क्रम के गवर्नर है, किस क्रम के गवर्नर है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू हो गया है। नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन स्टार्ट हो गया है। यहां पर चर्चा करें तो 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना कमांडरों के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह सम्मेलन समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा और आकलन करने के साथ साथ उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए विचार विमर्श के लिए एक साझा मंच के रूप में भी कार्य करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जाने रहिएगा कि जो सेना कमांडरों का सम्मेलन हुआ ये कहां पर आयोजित किया गया, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, तो राजनाथ सिंह के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और यहां पर देखा जाए जो सेना है, तीनों सेनाओं के जो कमांडर है वो यहाँ पर सम्मिलित होंगे और आपस में विचार विमर्श करेंगे जिनको उनको सुविधा हो बाद में। ठीक है, चलो अगली खबर पर चर्चा करें। 5 दिन की यात्रा पर चिली के राष्ट्रपति भारत पहुंचे। 5 दिनों की यात्रा पर आए हैं चिली के राष्ट्रपति। यहां पर चर्चा कर ले, पॉइंट्स की चर्चा कर ले। तो 1 से 5 अप्रैल तक चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्टन, क्या नाम है इनका, गैब्रियल बोरिक फॉन्टन, ये भारत की यात्रा पर पहुंचे हैं। कब से कब तक इनकी यात्रा, ये जरूर जाने रहिएगा। 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक 5 दिवसीय यात्रा है। चिली के ये राष्ट्रपति है।
आगे देखें, इस दौरे में चिली के राष्ट्रपति दिल्ली के अलावा आगरा, मुंबई और बेंगलुरु भी पहुंचेंगे। यानी कि जो दौरा है 5 दिवसीय, यहां पर ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं रुकेंगे, ये आगरा, मुंबई और बेंगलुरु का भी दौरा करेंगे। ये चिली के किसी राष्ट्रपति की 16 वर्षों बाद भारत यात्रा है। ठीक है, चिली के किसी राष्ट्रपति की 16 वर्षों बाद भारत यात्रा है। और जो बोरिक फॉन्टन है, ये गैब्रियल बोरिक फॉन्टन के राष्ट्रपति बनने के बाद इनकी पहली भारत यात्रा है। ठीक है, आगे हम चर्चा कर ले। 1 अप्रैल को चिली के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्वाइंट स्टेटमेंट में पेरू और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते, ठीक है, पर वार्ता करने की सहमति शुरू की है। यहां पर देखा जाए, चिली हो गया यहाँ पे, चिली चिली और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू करने की सहमति व्यक्त की है। ठीक है, आगे हम चर्चा करें। चिली दुनिया का लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। जो चिली है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो ये चीज जाने रहिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके में पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक देश कौन सा है? चिली है। चिली सॉल्ट पीटर का भी उत्पादक देश है चिली। ठीक है, शोरा जिसको आप बोलते हैं। चलिए आगे देखें। इसरो की बड़ी उपलब्धि, बिजली गिरने के बारे में पहले ही मिल सकेगी चेतावनी। यानी कि इसरो को एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। और देखा जाए, जो बिजली गिरती है, उस बिजली गिरने से पहले ही इसरो बता देगा कि 2 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद बिजली गिरने वाली है, किस स्थान पर गिरेगी, सटीक जानकारी इसरो दे देगा। यहां पर देखा जाए तो इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ने यह सफलता हासिल की है, जिससे अब देश में बिजली गिरने की घटनाओं की तुरंत जानकारी देने में मदद मिलेगी। यहां पर चर्चा करें, इसरो ने भारतीय भू स्थिर उपग्रहों के डाटा का उपयोग करके बिजली गिरने की घटनाओं की भविष्यवाणी करने की क्षमता हासिल कर ली है। इसरो को, ठीक है, इसरो के अनुसंधानकर्ताओं ने इनसैट 3D उपग्रह से प्राप्त, कौन से उपग्रह का नाम जरूर याद रखिएगा, इनसैट 3D। ये इनसैट 3D उपग्रह से जो प्राप्त आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है, इनसैट 3D से प्राप्त जो आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है, इनके डाटा में बिजली संकेत देखे। यानी कि इनके जो डाटा थे, उसी डाटा में इन्होंने बिजली गिरने के संकेत को देखे थे और उसके 2 घंटे बाद वो बिजली गिरी थी। तो इसी वजह से देखा जाए तो इसरो को यह सफलता मिल गई है कि जो आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन था इनसैट 3D का, इसी के द्वारा जानकारी मिली। और इसी वजह से देखा जाए तो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस उपग्रह का नाम, इसका नाम आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों पर शराब को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी कि देखा जाए, आपकी परीक्षा में पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा धार्मिक स्थलों पर शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है? परीक्षा में डायरेक्टली पूछे, आप मध्य प्रदेश टिक करके आइएगा। यहां पर चर्चा करें पॉइंट्स की, तो मध्य प्रदेश में धार्मिक महत्व के 19 शहरों के और कुछ ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में शराब पर आज से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि 2 अप्रैल से देखा जाए तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध यहां पर लागू कर दिया गया है। और देखा जाए, इनमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, माहेश्वर, महामंडलेश्वर, फिर उसके बाद में ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलतई, मंदसौर, फिर उस अमरकंटक इत्यादि शामिल है। ठीक है, यहाँ पर अन्य शहर शामिल है। और साथ साथ में इन शहरों के अलावा 19 शहर शामिल है, साथ ही साथ कुछ ग्राम पंचायत भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। देखा जाए तो इसी साल 24 जनवरी को देखा जाए तो माहेश्वर में मंत्रिमंडलीय बैठक हुई थी मध्य प्रदेश सरकार की। और उसी मंत्रिमंडलीय बैठक में यह फैसला लिया गया था कि अप्रैल माह से 19 शहरों में, जो धार्मिक शहर है, उन धार्मिक शहरों में जो शराब बिक्री है उसमें पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है, अगली खबर पर चर्चा करें। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव बनी शार्ली बोचवे। जो शार्ली बोचवे है, ये राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव बन गई हैं। ठीक है, चर्चा कर ले पॉइंट की, और ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये समझ लिए कि आपके आरओ में, ठीक है, आरओ या यूपीपीसीएस का एक सवाल है, बन सकता है, ये संभावना है, पूछा जा सकता है इसको। तो जाने रहिएगा, इससे संबंधित जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट पर चर्चा कर लें। जो शार्ली बोचवे हैं, राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव के रूप में 1 अप्रैल 2025 को पदभार इन्होंने ग्रहण किया। इसके साथ ही वह इस पद पर पहुंचने वाली अफ्रीका की पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की पहली महिला है जो राष्ट्रमंडल के महासचिव बनी है, राष्ट्रमंडल की महासचिव बनी है। यहां पर चर्चा कर लें, जो महासचिव को राष्ट्रमंडल देश नामित करते हैं,
जो अधिकतम 4 वर्ष के 2 कार्यकाल तक अपने पद पर रह सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर महासचिव बनता है तो उसका कार्यकाल जो होता है वो 4 साल का होता है और वो अधिकतम 2 बार अपना कार्यकाल पूरा कर सकता है, यानी टोटल 8 साल तक रह सकता है महासचिव। यहाँ पर चर्चा करें, राष्ट्रमंडल महासचिव राष्ट्रमंडल के मूल्यों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने, राष्ट्रमंडल को सार्वजनिक रूप से प्रतिनिधित्व करने तथा राष्ट्रमंडल सचिवालय के प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यदि कथन कारण में पूछा तो इनका कार्यकाल और जो महासचिव है, 7वीं महासचिव, इनका नाम पूछ लेगा, या तो डायरेक्टली नाम पूछेगा या तो कथन कारण में दो पॉइंट पूछ सकता है कि ये अफ्रीका से महासचिव बनने वाली दूसरी महिला है। ठीक है, और इन्होंने अपना पदभार कब ग्रहण किया, इनका नाम क्या है। तो ये सारे पॉइंट आप परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगली खबर देखें और अंतिम खबर है करंट अफेयर के दृष्टिकोण से, उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव। अब उत्तराखंड के जो नए मुख्य सचिव हैं वो कौन है? ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो ऋतु खंडूरी इनसे पूर्व नई मुख्य सचिव थी, सीएस थी, अब वो हट गई हैं। ठीक है, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। उनके स्थान पर जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन है, आनंद वर्धन 31 मार्च 2025 को उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, खासकर जो यूकेपीएससी देने जा रहे हैं। यूकेपीएससी की परीक्षा है, लोअर परीक्षा जून में प्रस्तावित है। ठीक है, और करीब 122 पोस्ट पर अपर पीसीएस की वैकेंसी भी आने वाली है, सचिवालय के द्वारा भेज दिया गया है, नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो जाएगा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो 122 पोस्ट पर वैकेंसी वहां भी आने वाली है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जरूर दीजिएगा। आगे देखें, राधा रतूड़ी का विस्तारित कार्यकाल जो था वो 31 मार्च 2025 को समाप्त हो गया। यहां पर चर्चा करें, राधा रतूड़ी जो थी वो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव थी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, पहली सीएस थी, चीफ सेक्रेटरी थी उत्तराखंड की। आनंद वर्धन 1992 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी है। जरूर याद रखिएगा कि 1992 बैच की जो आनंद वर्धन है ये उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी है। ठीक है, तो यहां पर हमने चर्चा की, कुछ प्रश्न है आपके लिए, इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो हमारे डेली स्लाइड पर ही आधारित होते हैं। ठीक है, हमने प्रश्नों को हटाया नहीं है, प्रश्नों के इतर ही हमने जोड़ा है अगले कंटेंट को इनरिच करने का उद्देश्य था। देखा जाए, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत में नक्सलवाद के अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 थी, जो अब घटकर 6 रह गई है। यहां पर देखा जाए, इन 6 जिलों में उत्तर प्रदेश और बिहार के जिले शामिल हैं। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यूपीएस योजना के तहत न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारी को 10,000 रुपए मासिक पेंशन की गारंटी दी गई है। पहला कथन है। दूसरा कथन कह रहा है कि यूपीएस का कार्यान्वयन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के द्वारा किया जा रहा है। कौन सा कथन सही है? केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। कथन दूसरा कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय स्थापना के समय से ही मुंबई में स्थित था। ठीक है, कौन सा कथन सही है? केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 से 4 अप्रैल तक नई दिल्ली में सेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 और अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, शर्ली बोचवे अफ्रीका की पहली महिला है जो राष्ट्रमंडल महासचिव बनी है। ठीक है, दूसरा कथन क्या है, राष्ट्रमंडल महासचिव अधिकतम 3 कार्यकाल तक अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। तो यहां पर जो करंट अफेयर का सेक्शन था उसको हमने कंप्लीट किया। अब करंट अफेयर सेक्शन कंप्लीट करने के बाद जो हमारा हम शिफ्ट करेंगे जीएस रिवीजन। जीएस रिवीजन में आपके लिए नया क्या है, तो देखिए, पहली बात मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो आपके विभिन्न किताबें हैं, चाहे वो पूर्वावलोकन हो या आपकी जो बेसिक किताबें आप पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं, वहां से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उन फैक्ट्स को यहाँ पर समाहित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो फैक्चुअल मिस्टेक जो है उनको अवॉइड किया गया है। डाटा फैक्चुअल मिस्टेक नहीं होंगी, अवॉइड करके अगर फिर भी अगर कुछ पॉइंट्स मिसिंग होते हैं तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, वहां पर मैं कमेंट में पिन करवा दूंगा। और दूसरी बात, आपको करंट अफेयर की जो पीडीएफ मिलती है पर डे, वो करंट अफेयर की पीडीएफ ग्रुप में आपको शेयर कर दी जाएगी, वैसे एज इट इज जैसे अभी तक शेयर होती रही है। जो यहाँ पर हम लोग फैक्ट का रिवीजन करेंगे, आपको फैक्ट पढ़ने के लिए जो पीपीटी हम लोग शेयर करवाते हैं, पीडीएफ पीपीटी इस क्लास पीपीटी जो हम शेयर करवाते हैं ग्रुप में, आप वहां से फैक्ट का रिवीजन कर सकते हैं। ऐप पर भी जाकर रिवीजन कर सकते हैं और ग्रुप में भी डेली पीपीटी शेयर करवा दी जाती है, वहां भी आप जाके शेयर कर सकते हैं।
होगा क्या कि छोटे छोटे फैक्ट यहाँ पर समाहित किए जाते हैं। इसी वजह से इन फैक्टों को अगर जो हम पूरा महीने के एंड में मतलब देना स्टार्ट करेंगे तो 100 पेज के पीडीएफ बन जाएंगे। हम वो नहीं चाहते, उस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं, ताकि जब पीडीएफ हम निकलवाएं इसके, जब महीने का एंड होगा या फिर जब एग्जाम नजदीक होगा, तो हम इन सारे फैक्ट्स को एक साथ कंपाइल करके आपको प्रदान करेंगे। ठीक है, ये जो सारे फैक्ट हैं उन सारे फैक्टों को एक साथ कंपाइल किया जाएगा, उसके बाद आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, आपके समक्ष लाया जाएगा इनको। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप इनका रिवीजन करना चाहे तो क्लास पीडीएफ जो होती है, क्लास पीडीएफ से आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। प्लीज ग्रुप में आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये मैसेज मत करिएगा कि सर इसका पीडीएफ शेयर कर दीजिए। इसका पीडीएफ आपको जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक कंपाइलेशन की तरह हो जाएगा, तब हम आपको पीडीएफ शेयर करवाएंगे। ठीक है, पीडीएफ शेयर क्या करवाएंगे, वो पूरा जब कंपाइल हो जाएगा, कंपाइल होने के बाद वो आपके समक्ष वैसे ही प्रस्तुत किया जाएगा जैसे अन्य चीजें प्रस्तुत की जाती हैं। चलिए, आज यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे विभिन्न मापक यंत्र और पैमाने। आरओ एआरओ में देखा जाए तो आप जब आरओ एआरओ का ट्रेंड देखेंगे, आरओ एआरओ में परीक्षा जब आप दिए हैं पिछले 3 सालों से, आरओ एआरओ की जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें एक सवाल मापक यंत्र से आया ही आया है। ठीक है, पिछले 3 बार से देखा जाए, 3 बार से एक सवाल हर बार आया है मापक यंत्र से। और मापक यंत्र महत्वपूर्ण होते हैं। यहां पर क्या होता है, निम्नलिखित में से कैसे सवाल यहां से पूछते हैं ये भी जाने रहिए। एक तो ऐसा पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देगा ABCD, उसमें से पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दूसरा किस तरह पूछता है, मिलान करने के लिए एक तरफ मापक दे, एक तरफ जो उसकी यूनिट है वो दे देगा। ठीक है, फिर उसके बाद में किस लिए उसका यूज किया जाता है उसको दे देगा। तो मिलान करना होता है कि जैसे वायु वेग मापी यंत्र, एनीमोमीटर, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर दे रखा है, मिलान करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो देखा जाए उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इन चीजों को हम लोग रिवाइज करते चलेंगे, ताकि आपकी एक एक धीरे धीरे करके एक एक सारी चीजें रिवाइज होती चले। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ऊंचाई मापक यंत्र, मुख्यतः विमानों में इसका प्रयोग किया जाता है। कहां पर, ऊंचाई मापक यंत्र की तरह विमानों में इसका प्रयोग किया जाता है। एमीटर का उपयोग कहां किया जाता है, विद्युत धारा मापक यंत्र के रूप में एमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग वायु वेग मापी में एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एंटीनोमीटर का प्रयोग कहां किया जाता है, एंटीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है सौर विकिरण के मापक यंत्र के रूप में। ठीक है, आगे देखें, एटमोमीटर का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो वाष्पीकरण मापन यंत्र के रूप में एटमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर का प्रयोग, तो ऑडियोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र के रूप में ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जाने रहिएगा। बायोग्राफी, वायुमंडलीय दाब की निरंतर मापन करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं। बैरोमीटर जानते ही होंगे, पीवाईक्यू कई बार आया हुआ है, यहां पर देखें तो वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है बैरोमीटर। बोलोमीटर ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण का सूचक यंत्र है बोलोमीटर। कैलिपर्स क्या होता है, वस्तु की आंतरिक एवं वह विकास, ठीक है, वस्तु की जो होते हैं वस्तुओं की आंतरिक तथा बाह्य, यहां वह लिख गया है, बाह्य होगा, बाह्य विकास को मापन करने वाला यंत्र है। ठीक है, कैलिपर्स। आगे देखें, कैलोरीमीटर पदार्थ द्वारा आवेशित, ठीक है, पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा के मापन करने वाला यंत्र है कैलोरीमीटर। फिर उसके बाद देखें, कार्डियोग्राफ का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो हृदय गति को रिकॉर्ड करने के उपकरण के रूप में कार्डियोग्राफ का उपयोग किया जाता है। क्रोनोमीटर का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो समय की पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जो समय होता है वहां पर देखा जाए समय की पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्रोनोमीटर। ठीक है, आगे देखें, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर तो ऊपर हमने देखा, कोलोरीमीटर, ये क्लोरीमीटर है, ये अलग है कैलोरीमीटर से, कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। एक दे देगा कैलोरीमीटर, एक कोलोरीमीटर। तो कोलोरीमीटर और कैलोरीमीटर दोनों अलग अलग है। यहां पर देखा जाए, कोलोरीमीटर रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। ठीक है, जो कोलोरीमीटर है, कोलोरी से पता चल रहा है, कलर से कुछ बना हुआ है, तो कोलोरी, जब कोलोरी दे तो वहां पर आप रंगों की तीव्रता क्लिक करिएगा। रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थ की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। ठीक है, आगे देखें, कैथोटोमीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई या दूरी मापक यंत्र को क्या कहते हैं, कैथोटोमीटर कहते हैं। क्रायोमीटर क्या होता है, एक प्रकार का थर्मामीटर जिसका प्रयोग अति न्यूनतम ताप मापने में किया जाता है, अति, ठीक है, अति न्यूनतम ताप मापने में किया जाता है। आगे देखें, साइक्लोट्रॉन क्या होता है, एक प्रकार का कण त्वरक जो आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, उसको क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन कहते हैं।
क्रिस्कोग्राफ क्या होता है? पौधों की वृद्धि मापने वाला उपकरण को क्रिस्कोग्राफ कहते हैं। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में आया भी हुआ है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि क्रिस्कोग्राफ जो होता है इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? पौधों की वृद्धि मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखें, डिलेटोमीटर पदार्थ के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापने वाला उपकरण है डिलेटोमीटर। ठीक है, आगे देखें, डिप सर्कल क्या होता है? डिप सर्कल जो होता है, इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नति कोण का मान ज्ञात किया जाता है। जो डिप सर्कल होता है, इससे जो नति कोण होता है ना, उसका मान ज्ञात किया जाता है डिप सर्कल के माध्यम से। आगे देखें, डायनमो पीवाईक्यू में आया हुआ है कई बार। डायनमो का प्रयोग क्या कहां पर किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए डायनमो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखें ईईजी का प्रयोग कहां पर किया जाता है? मस्तिष्क की विद्युत चुंबक जो विद्युत गतिविधियां होती हैं, मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियां होती हैं, उनको मापने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर को मापने में इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये जाने रहिएगा। आगे देखें, एंडोस्कोप शरीर के आंतरिक भागों का निरीक्षण करने वाला यंत्र है एंडोस्कोप। फेदोमीटर का प्रयोग कहां पर किया जाता है? सागर की गहराई मापने वाली युक्ति है फेदोमीटर। फ्लक्स मीटर का प्रयोग चुंबकीय प्रवाह मापक यंत्र है फ्लक्स मीटर, जाने रहिए, परीक्षा में पूछा जा चुका है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो विद्युत धारा मापी यंत्र है गैल्वेनोमीटर। क्या है? गैल्वेनोमीटर जो है ये विद्युत धारा मापी यंत्र के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जायरोस्कोप का प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो कोणीय वेग मापक यंत्र के रूप में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग कहां पर किया जाता है? तो द्रव्यों या जल की तुलनात्मक घनत्व मापन करने वाला यंत्र है हाइड्रोमीटर। याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर और हाइड्रोफोन, हाइग्रोस्कोप, इन सब में कंफ्यूज मत होइएगा, जाने रहिए। हाइड्रोमीटर का प्रयोग कहां पर? द्रव्यों या जल की तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र है हाइड्रोमीटर। ठीक है, और वहीं पर हाइड्रोफोन क्या है? तो अंतरजलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। जो अंतरजलीय ध्वनि होती है, उस ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। मूलतः पनडुब्बियों में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, हाइग्रोस्कोप का प्रयोग कहां पर किया जाता है? वातावरण में उपस्थित आर्द्रता, ठीक है, वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद देखें, हिप्सोमीटर का प्रयोग कहां पर? तो दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात करने कर, ठीक है, ऊंचाई के मापन करने वाला उपकरण है। ज्ञात करने तथा ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण को हिप्सोमीटर के नाम से जाना जाता है। काइमोग्राफ क्या होता है? विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों के संकुचन आदि में परिवर्तन के ग्राफ के रूप में रेखांकन करने वाली जो यंत्र है, उसी को काइमोग्राफ कहते हैं। आगे देखें, लैक्टोमीटर। अब जब लैक्टोमीटर आपके पीवाईक्यू में कई बार पूछा जा चुका है मिलान करने के लिए, लैक्टोमीटर का प्रयोग पता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है, किसमें होती है? दूध से दही में परिवर्तित करने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही जिम्मेदार होती है। तो यहां पर देखा जाए लैक्टोमीटर का प्रयोग किसमें? तो दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए उसके आपेक्षिक घनत्व के मापन करने वाले उपकरण के रूप में लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लक्स मीटर का प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता नापने के उपकरण है, ये प्रकाश की तीव्रता मापक उपकरण है लक्स मीटर। लीसीमीटर का उपयोग कहां पर किया जाता है? तो वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है लीसीमीटर। मैग्नेटोमीटर का प्रयोग कहा? किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा की मापन करने वाला उपकरण है मैग्नेटोमीटर। आगे देखें, मोनोमीटर, मैग्नेटोमीटर, मोनोमीटर, माइक्रोफोन, इन सब में कंफ्यूज मत होइएगा। माइक्रोफोन, माइक्रोटोन, ये सब एक जैसे नाम प्रोनाउंस होने वाले हैं, तो नाम जो सेम प्रोनाउंस हो रहे हैं उन पे कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से देखिएगा। जो मैनोमीटर होता है, यह द्रव्य या गैसों के दाब के मापन करने वाला उपकरण है मैनोमीटर। वहीं पर देखा जाए, माइक्रोफोन जो होता है, यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पिंडों में परिवर्तित करता है। ठीक है, जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनको विद्युत तरंगों में, विद्युत स्पिंडों में परिवर्तित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है। माइक्रोटोम जो होता है, इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो जो माइक्रोटोम होता है, ऐसा यंत्र जो अनुवाक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। जो अनुवाक्षणीय निरीक्षण होते हैं, ठीक है, उसको कोई वस्तु है, बड़ी सी वस्तु है, उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया, फिर उसका निरीक्षण किया जा रहा है, तो वो जो यंत्र होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है माइक्रोटोम। ठीक है, आगे देखिए, ओडोमीटर। ओडोमीटर का प्रयोग कहां पर किया जाता है? किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फोनोग्राफ का प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो ध्वनि की आंतरिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाले उपकरण है फोनोग्राफ। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का प्रयोग कहां पर? किसी सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मापन करने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? पोटेंशियोमीटर कहते हैं। पिक्नोमीटर किसको कहते हैं? द्रव्य की विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र जो होता है उसको पिक्नोमीटर कहते हैं। पायरोहेलियोमीटर,
ठीक है। सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र है, कई बार पूछा जा चुका है, 2016 आरओ में आया हुआ था। पायरोमीटर, उच्च तापमान का मापन करने वाला यंत्र है पायरोमीटर। उसके बाद देखें साइक्रोमीटर, सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण है। रेन गेज, ठीक है, वर्षा की मात्रा का मापन करने वाला उपकरण है रेन गेज, ठीक है। आगे देखें रिफ्रैक्टरोमीटर, अपवर्तनांक मापने वाला यंत्र है रिफ्रैक्टरोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद देखें सेलिनोमीटर का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण है सेलिनोमीटर। लवणता, जैसे सैलिनिटी होती है ना, सैलिनिटी मतलब लवणता, तो उसी सैलिनिटी से बना हुआ है सेलिनोमीटर, ठीक है। और सेलिनोमीटर का प्रयोग कहां, तो किसी विलयन में जो उसकी किसी विलयन में उपस्थित जो लवणता होती है उस लवणता के मापन में किसका प्रयोग किया जाता है, सेलिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखें सोलेरीमीटर, जो सोलेरीमीटर होता है इसका प्रयोग कहां पर, तो सौर विकिरण की तीव्रता मापने में सोलेरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोलर होता है ना, सोलर, सौर, सोलर से बना सौर, तो वहीं पर सोलेरीमीटर, सौर विकिरण की तीव्रता मापक यंत्र है सोलेरीमीटर। आगे देखें सेक्सटेंट, जो सेक्सटेंट होता है इसका प्रयोग कहां पर, दो वस्तुओं के बीच, ठीक है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी का मापन करने वाला उपकरण। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने में किया जाता है, ठीक है। जो दो वस्तुएं होती हैं, दो पिंड होते हैं, दो पिंडों के बीच की दूरी पता लगाने में किसका उपयोग किया जाता है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर देखें स्फेग्नोमेनोमीटर, स्फेग्नोमेनोमीटर का प्रयोग कहां पर किया जाता है, रक्तचाप की माप करने वाला उपकरण है स्फेग्नोमेनोमीटर। आगे देखें स्टेथोस्कोप, इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, हृदय गति सुनने वाला यंत्र है स्टेथोस्कोप। आगे देखें स्पीडोमीटर, किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला उपकरण है स्पीडोमीटर, जाने रहिएगा। टैकोमीटर, वस्तु जैसे इंजन आदि की घूर्णन गति का मापन करने वाले उपकरण के रूप में इसका व्यापक प्रयोग कहां पर किया जाता है, ऑटोमोबाइल एवं विमान में इसका प्रयोग किया जाता है टैकोमीटर का, ठीक है। जो इंजन होती है उसकी घूर्णन गति मापने में इसका प्रयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और टैकोमीटर तथा ओडोमीटर, ओडोमीटर, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखें विस्कोमीटर, इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, विस्कोमीटर का किसी तरल की संयंता का मापन करने वाला यंत्र है विस्कोमीटर। आगे देखें अगला है और लास्ट है विंड वेन। विंड वेन का प्रयोग कहां पर किया जाता है, जो विंड वेन होता है इसका प्रयोग किया जाता है पवन की दिशा मापक यंत्र के रूप में, ठीक है। तो पवन की दिशा मापक यंत्र के रूप में विंड वेन का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आज हमने जो प्रमुख मापक यंत्र थे उन मापक यंत्रों के बारे में जाना, और यहां से यूपीपीसीएस आरओ की परीक्षाओं में सवाल बनते हैं। तो ऐसे ही डेली हम लोग जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा है उन फैक्चुअल डाटा को यहाँ पर डेली रिवाइज करते चलेंगे, ताकि आपका याद भी होता रहे, आप पढ़ भी रहे हैं अपने तरफ से जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जो डेली रिवीजन में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आए उन फैक्ट्स को आप जरूर देखा करिए और रिवाइज किया करिए। साथ साथ में रिवीजन करने के लिए जो पीपीटी है आप ऐप पर जाकर उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपके ग्रुप में भी जो पीपीटी शेयर कर दी जाती है तो वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। रिवाइज करते रहिए, जब एग्जाम नजदीक आएगा तो हम इसको कंपाइल करके लॉन्च कर देंगे आपके लिए। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। आप अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे, आपका प्यार बना रहेगा, तो ऐसे ही इनोवेटिव चीजें धीरे धीरे आपके बीच में लाई जाएंगी, जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा आसान बने, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।